ट्रेन में मेरी सीट के सामने वाली सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आपके पास पिन होगी? मैंने पूछा, पिन? उस लड़की ने कहा, मुझे मोबाइल की सिम निकालने की पिन चाहिए थी। उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। मैं नया सिम कार्ड अब उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पॉकेट पर्स से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम ली गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की थोड़ा घबरा गई। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने हाथ के नाखून मुंह से कुतरने लगी, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं फ़ोन करना है तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिवेट होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने लड़की से पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, लखनऊ। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, लखनऊ ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप लखनऊ में रहती हैं? लड़की बोली, नहीं, मेरा कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो पढ़ाई को लेकर किसी काम से जा रही हो? मैंने पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और लखनऊ से तीसरी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा कर लो। मैं भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। लखनऊ से एक और ट्रेन पकड़ूंगे, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, हाँ जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मतलब? मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी दफ्तर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाई, बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वो बोली, 19। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 30 साल है, यानी 11 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान ज़रा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ़ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया,
3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी और बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 8 साल हुए, एक बेटी है और एक बेटा। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उससे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं इराक़ में था। एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 2 महीने की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ, तब भी घाटे का सौदा था। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मैंने दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं इराक़ वापस गया था लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौटा। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजारा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम, मेरी छोटी बहन सी। मैंने उससे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू किया। शालू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम शालू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़ों में लड़के की इज्जत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही हो वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 80 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में की उस गलती का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपनी पल के नीचे किए कुछ सोच में पड़ गई। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई। मेरे बारे में अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि शालू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। शालू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की पैसों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस वगैरह वगैरह। बोले हमारे वहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में शालू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया
और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा हाँ, ज़रूरी नहीं कि माता पिता का फ़ैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं प्रेमी जोड़ों की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फ़ैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फ़ैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना। मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फ़ैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, ना ही तुम्हें प्यार का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है प्यार का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम प्यार में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा प्यार है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये प्यार है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये प्यार है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस जगह में प्यार का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने प्यार किया वो प्यार में नहीं है, यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो प्यार में नहीं, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो प्यार में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। लालच, हवस और हासिल करने का नाम प्यार नहीं है। प्यार समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे प्यार में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खामोश सी हो गई। उसकी खिलखिलाहट एकदम से खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वज़न आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने बॉयफ्रेंड को आजमा लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेगा। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के को प्यार हो जाता है। वो प्यार नहीं, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुका था। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने अपना मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा और हम ट्रेन से उतर गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी सखी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।